जलालत भरे मंत्री पद से हटा दिया जाए और सारे के सारे चार्ज कुलदीप रांका जी को दे दिए जाए। आप क्या मानते हैं, ये राज्यसभा चुनाव से पहले इस तरह का घटनाक्रम क्या बयां करता है? नहीं, चुनाव से पहले का नहीं है, ये पिछले 3 वर्षों में लगातार घटित होने वाली घटनाएं हैं, जिसमें 42 दिन सरकार बाड़ेबंदी में रही। पीसीसी के चीफ को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करना पड़ा। कभी हेमाराम जी धरने पर बैठते हैं, कभी भरत सिंह जी चिट्ठी लिखते हैं, कभी रामनारायण मीणा जी सदन में कोई बात कहते हैं, कभी विधुड़ी कुछ कहते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे कुंडबे के अंदर जो अंतर्कलह अंतर्विरोध है वो अभी धुएं के रूप में है, और इसमें ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि बड़ी कहीं आग है जो किसी न किसी दिन कांग्रेस पार्टी को राजस्थान से मुक्त कर देगी। आज ऐसी परिस्थिति है कि एक मंत्री को ये कहना पड़ा कि मुझे इस जलालत वाले पद से और मुक्ति दिलाएं। तो इतनी बड़ी बात कही है, तो मुझे लगता है कि ये सामान्य बात नहीं है। पर दुर्भाग्य है राजस्थान की जनता के कि उनको एक ऐसी सरकार मिली है जो पिछले 3 वर्षों में अंतर्कलह अंतर्विरोध या आपसी झगड़े के अलावा न गवर्नेंस है, न कानून व्यवस्था है, न किसी तरीके का विकास है। कुल मिलाकर राजस्थान की जनता को उसी तरीके से ठगा गया जैसे किसानों और बेरोजगारों को ठगा गया। धीरज गुर्जर का बयान आया, संयम लोढ़ा बड़े अफसरों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ले आए और उसके बाद में चांदना ने धैर्य खो दिया। क्या लगता है ये घटनाक्रम क्या बयां करता है? क्या सरकार की मुश्किलों में और इजाफा होने वाला है? देखिए, अशोक गहलोत ये दूसरी ऐसी सरकार है इनकी तीसरे कार्यकाल के बाद में कि जब ये अल्पमत की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि पार्टी के भीतर भी वो भरोसा खो चुके हैं। तीसरी बात यह है कि उनको अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पे भरोसा कम है, ब्यूरोक्रेसी पे भी ज़्यादा है। राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से काम करती सबने देखा है। वो ऐसा लगता है कई ब्यूरोक्रेट तो पार्टी का पक्ष बन के काम कर रहे हैं। तो सारे ही पक्ष हैं और इन पक्षों से सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित और प्रताड़ित है, नुकसान हुआ है तो राजस्थान की जनता का हुआ है। ये बयान दे के पल्ला झाड़ लेंगे कि हमारे घर का झगड़ा हम खत्म कर लेंगे, लेकिन इस घर के झगड़े के कारण राजस्थान को बड़ा नुकसान हुआ है। राज्यसभा के चुनाव में क्या इसका कोई असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? कुंबे में जो कलह मची है, इसका क्या बीजेपी कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी? नहीं, बीजेपी कभी फ़ायदे नुकसान की बात नहीं करती, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो जब इतने पीड़ित और प्रताड़ित हैं तो उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से जब ट्वीट पे कर दिया तो जब उसको बाहर कागज़ पे भी लाना चाहिए। तो आपको लगता है कि सरकार कह रही कि हम 3 जिता लेंगे और हमारा जो उम्मीदवार होगा वो चुनाव जीतेगा और कहीं कोई नाराज़गी नहीं है, तो आपको लगता है कहीं कुछ गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है? गड़बड़ तो दिख ही रहा है, तो पब्लिक डोमेन में ही हो रहा है ये सारी घटनाएं। ये कोई पर्दे के पीछे नहीं है, पर्दे के सामने की है। अब अंदाज लगाइए कि जब पर्दे के सामने ऐसा कुछ है तो पर्दे के भीतर क्या क्या होगा और क्या होने वाला होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। तो क्या आपने कोशिश करी है कहीं पर कांग्रेस के समर्थित निर्दलीय दूसरी पार्टियां जो उनको समर्थन दे रही है उनको अपने साथ में लाने की? क्योंकि आपको भी दूसरी सीट जीतने की कोशिश करने का आपने दावा किया था कि हम दूसरी सीट जीतेंगे। देखिए, जो राज्यसभा का गणित है उसमें 2 बहुमत के साथ सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, एक बीजेपी पर काबूज होगी। जो चौथी सीट है उस पर जो कांग्रेस भी कोशिश करेगी, निर्दलीय और जो बाकी लोग दूसरे छोटे दलों के लोग हैं। एक सामान्य सी बात है कि हमारी कोशिश है कि जैसे हमने पिछली बार भी उम्मीदवार खड़ा किया था, हालांकि उसके बारे में अंतिम निर्णय करना है, लेकिन यदि हमारा चौथा उम्मीदवार हमारा खड़ा होगा तो हम आग्रह करेंगे सब लोगों को सामान्य तरीके से कि वो ऐसी सरकार के खिलाफ जिसने पिछले 42 महीनों में राजस्थान के साथ अन्याय किया हो, कम से कम उन्होंने सरकार को समर्थन दिया हो, लेकिन उस समर्थन की भरपाई और कीमत इस तरीके से तो नहीं चुकाएं कि राजस्थान की जनता त्राही त्राही करे। तो उन लोगों के लिए अवसर है कि इस सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करने का, कि राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस को मतदान नहीं करें। ऐसी अपील हम कर सकते हैं। आरएलपी, बीटीपी, सीपीआई कह रही कि हमसे किसी भी पार्टी ने अभी तक समर्थन नहीं मांगा है, कोई बात भी नहीं करी है। सीपीआई ने तो चुनाव से अलग रहने का फैसला कर लिया है। आरएलपी कह रही कि ना हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं ना बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप अपनी संभावनाएं कैसे मजबूत करेंगे? ये सारी चीज़ें नामांकन के बाद ही होती हैं कि पहले एथिकली ये तय हो जाए कि हमें दूसरी सीट लड़नी है, और दूसरी सीट लड़नी है तो उम्मीदवार कौन होगा, और उम्मीदवार के बाद आगे वोट मांगने की बात आती है। तो जो जिम्मेवार लोग हैं उनको कहा है इस काम के लिए कि अलग अलग तरीके से वो संपर्क करेंगे, अपील ज़रूर करेंगे। वोट देना नहीं देना, कब देंगे कैसे देंगे, उनकी मर्जी है। बीजेपी अपना उम्मीदवार कब अनाउंस कर रही है? कब आ रहा है आपका उम्मीदवार?
कहाँ से आएगा, दिल्ली से या फिर आप लोगों के बीच में से भी कोई चेहरा होगा? नहीं, भारत से ही आएगा। और अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड का जब बैठक होती है तब इन चीज़ों की चर्चा होती है, अभी हुई नहीं है, क्योंकि देश के अनेक हिस्सों में 50 से भी ज़्यादा सीटों पर चुनाव हैं। तो राजस्थान की सीटों के बारे में भी उसी समय जब संसदीय बोर्ड तय करेगा उसमें कोई चर्चा होगी, उसमें हमसे जो कुछ फीडबैक चाहिएगा वो हम देंगे, उसके बाद कोई आगे अंतिम निर्णय होगा। किस तरह का चेहरा होगा और उसके लिए क्या बात अब तक हुई है? अच्छा ही होगा, नया दया होगा, बढ़िया चेहरा होगा, पार्टी का चेहरा होगा। और जैसे एक होता है कार्यकर्ता के पक्ष को हम लोग प्राथमिकता देते हैं, उसी तरीके का चेहरा होगा जो सबको पसंद आएगा। लेकिन आपको लगता है कि जो सब कुछ अभी सरकार में चल रहा है इससे आप लोगों के लिए कुछ संभावनाएं बढ़ जाएंगी? सरकार को समर्थन करने वाले जो दूसरे दल और निर्दलीय हैं उनको आप अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगता है कि जो दूसरी सीट आप उम्मीदवार लड़ाएंगे उसकी जीत की संभावनाएं बढ़ेंगी इससे? नहीं, इसका भी पक्ष ये है कि हमारे 41 प्रथम वरीयता के वोट के बाद 30 हमारे पास अपने विधायक बचते हैं। तो कई बार तय भी कर लेते हैं कि संभावना नहीं होती है तो भी उम्मीदवार खड़ा करते ही हैं, कम से कम हमारे अपने पक्ष के वोट हमारे दूसरे उम्मीदवार को मिले। पर जैसे मैंने कहा कि अभी इस पर काम बाकी है। संसदीय बोर्ड की बैठक में जो संभावनाएं, परिस्थितियां, उन पर विचार होगा, उसके बाद वो निर्देशित करेंगे। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, फीडबैक देंगे, जो योग्य होगा वही फैसला होगा। मोदी सरकार के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, आप किस तरह से देखते हैं मोदी जी के इस कार्यकाल को? देखिए, 8 वर्षों में मोदी सरकार ने एक तरीके से देश में क्रांतिकारी, युगांतरकारी बदलाव लाए हैं। मोटे तौर पर बात करूं तो श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा जो 500 वर्षों से लंबित था, लाखों लोग जिसमें बलिदान हुए, उसका एक योग्य समाधान हुआ। देश में लोग कहते थे ये हो जाएगा, वो होगा, लेकिन बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, सद्भाव से ये काम हुआ। दूसरा, अनुच्छेद 370 के बारे में जनसंघ के एजेंडे में था और तब से ही हम लोग संघर्ष करते थे, उसका समाधान होना। तीसरा, जो बुनियादी ऐसी चीज़ें थी जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया, वो बदलाव वाली चीज़ें थी शौचालय, जनधन के खाते, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, ये सारी वो चीज़ें थी, सौभाग्य, कि जिन्होंने घर में पानी पहुंचाया, जल जीवन मिशन के जरिए, सौभाग्य के जरिए रोशनी पहुंचाई, उज्ज्वला के जरिए ईंधन पहुंचाया, आवास के जरिए छत पहुंचाई। तो जो बुनियादी विकास था देश में, हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, 55 सालों तक कांग्रेस को अवसर मिला था। ये काम न नेहरू जी ने किए, न इंदिरा जी ने किए, न राजीव जी ने किए, न मनमोहन जी ने किए। ये सारे ही काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। और इससे बड़ी बात जो है कि भारत में, दुनिया में भारत को एक तरीके से राजनीतिक तौर पर दुनिया की राजनीति में कमज़ोर माना जाता था। आज भारत दुनिया का अग्रणी देश है जो लीड करता है दुनिया को। और इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी जी के आने के बाद भारत के तिरंगे की, भारत के संविधान की, भारत की राज व्यवस्था की ताकत बढ़ी है। और इस ताकत को राजस्थान में आप किस तरह से बढ़ाना चाहते हैं और आगे 2023 तक आपको लगता है कि सब कुछ भाजपा में हो जाएगा? मोदी जी, क्योंकि किसी भी दल में जो नेतृत्व है वो उसकी एक बड़ी ताकत होते हैं, और मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारत को ताकत दी है, भारतीय जनता पार्टी को भी अपने नाम और काम से एक पहचान भी दी और ताकत भी दी है। राजस्थान, क्योंकि हम देश के नक्शे पर देखें तो पार्टी का एक वैचारिक प्रदेश भी है, संगठनात्मक रूप से भी मजबूत है, और हमने धरातल पर पार्टी को और ज़्यादा नीचे तक पहुंचाया है। उसमें मोदी जी के नाम का और मोदी जी के काम का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। तो स्वाभाविक रूप से 2023 में मोदी जी का नाम, मोदी जी का काम, मोदी जी की साख, बीजेपी का संगठन, इन सब चीज़ों की एक मिश्रित सी ताकत होगी जो 2023 में 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी को काबिज करवाएगी। संगठन के लिए बहुत काम किए हैं आपने, बहुत सारे काम हाथ में भी लिए हुए हैं। अभी भी पन्ना प्रमुख से लेकर शक्ति केंद्रों तक आपका बहुत सारा काम हो गया है। अब आगे क्या करना है? सेवा सप्ताह मनाने जा रहे हैं, उसमें किस तरह से आप लाभार्थियों तक पहुंचेंगे? देखिए, राजनीति और समाज के काम का कोई विराम नहीं होता है, उसके लिए अनंत आकाश है। और जब कोई एक काम करते हैं दूसरा फिर तीसरा, जो पंडित दीनदयाल जी कहते थे या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो एक अवधारणा थी, और डॉक्टर पंडित दीनदयाल जी जो अंत्योदय की बात करते थे, देश में आज भी ऐसी चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं कि हम उससे अंतिम व्यक्ति के उत्थान का काम करें। मोदी जी वही कर रहे हैं।
और मुझे लगता है कि हम लोगों को भी विराम का काम नहीं है, क्योंकि विचारों में निरंतरता और अंतिम व्यक्ति को ठीक तरीके से सहूलियत देना, ये सत्ता के जरिए और संगठन के जरिए, और यही कारण है कि कोरोना के कालखंड में हम यहाँ की सरकार से ज़्यादा बेहतर कर पाए। तो कुल मिलाकर इस पूरे 8 वर्षों के मोदी जी के सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण का जो उनका मिशन था, उसमें हम लोग और ज़्यादा मजबूती से काम करें, यही कोशिश हमारी रहेगी। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि कुछ और मंत्री इस तरह के बयान दे करके सरकार की परेशानी बढ़ा सकते हैं? आपको क्या लगता है, जिम्मेदार विपक्ष के नाते और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपको क्या तस्वीर बनती हुई दिख रही है इस वक्त की सियासी राजस्थान की? मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन एक सोशल साइंटिस्ट जरूर हूँ, और उस आधार पर एक अनुमान लगा सकता हूँ कि कांग्रेस का जहाज़ डूब रहा है, और डूबते हुए जहाज़ में कोई नहीं बैठना चाहता। और इसके डूबने का कारण कांग्रेस का आलाकमान, कांग्रेस का कमज़ोर नेतृत्व, कांग्रेस का दिशाहीन होना, कांग्रेस का मुद्दा विहीन होना, ये सारे ही कारक हैं। और राजस्थान में जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और इसलिए भविष्य में कुछ भी संभव है जो परिस्थितियां कांग्रेस में बनी है। लेकिन ये बात तय है कि अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी के, मैं बार बार कहता हूं कि वो बहादुर शाह जफर साबित होंगे। इसके बाद राजस्थान में न भूतो न भविष्यति कांग्रेस पार्टी राजस्थान में कभी सत्ता की कल्पना भी नहीं कर पाएगी। क्या आप मानते चांदना यही कह रहे हैं कि जहां डूब रहा मत बैठे इसमें आके? संकेत तो यही है, क्योंकि कोई मंत्री जो ये कहे कि जलालत भरे मंत्री पद से, और एक फहरिस्त है लंबी, भरत सिंह कुंदनपुर बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो जो चिट्ठियां लिखते हैं, तो मैंने निवेदन किया मुख्यमंत्री जी से, कम उनकी चिट्ठियों का डिस्पोजल तो करिए। जो भिधुड़ी जी ने कहा कि रीट की यदि सीबीआई जांच कराएंगे तो मुख्यमंत्री के कई मंत्री जेल चले जाएंगे, तो हर बात के मायने हैं, हर बात का अपना एक पक्ष है, और उस लिहाज से लगता है कि कांग्रेस बारूद के ढेर पर बैठी है। कभी विस्फोट हो सकता है आपको लगता है? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जिनका कहना है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और आने वाले वक्त में कांग्रेस सरकार की परेशानियां और बढ़ने वाली हैं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18।